तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भोग सीरीज को। ये एक बंगाली सीरीज है। इसमें आपको तंत्र मंत्र बलि पिशाच जैसी चीजें देखने को मिलेंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। डर तो आपको पक्का लगने वाला है। सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं इसी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि डर नाम मना है। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें अग्रवाल एंटिक्स की शॉप दिखाई जाती है। शॉप का ओनर सुभाष था। सुभाष की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर जा रहा था और अपने नौकर रतन को दुकान संभालने को बोला। रतन चीजों को सही से रखने लगा। उसने देवी की मूर्ति यहाँ रख दी। ये कोई आम मूर्ति नहीं थी। रतन ने दुकान की लाइट्स बंद कर दी। वो अब घर जाने वाला था, लेकिन तभी से किसी की आहट आई। सामने एक देवी खड़ी थी जो भोग मांग रही थी। भोग का मतलब तो आपको पता ही होगा। देवी देवताओं के आगे जो खाना परोसा जाता है उसे भोग कहते हैं। देवी ने कहा मैं भूखी हूँ, खाना दे। रतन बहुत डर जाता है। इसी के साथ सीरीज की शुरुआत होती है। अब हम अतिन मुखर्जी को देखते हैं। ये एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते थे। इन्हें एंटिक्स चीजों का काफी शौक होता है। हर महीने कुछ ना कुछ ये खरीदते रहते थे। सुभाष इन्हीं का दोस्त है। खैर अतिन को एक खुशखबरी मिलती है। इसका प्रमोशन हो रहा था। 19 तारीख को कोलकाता में एनुअल सेल मीटिंग होने वाला था। वहीं इनका प्रमोशन किया जाएगा। तब तक बॉस इसे प्रमोशन की बात किसी को ना बताने को कहते हैं। अतिन बहुत खुश होता है। फिर शाम को अपने दोस्त सुभाष के एंटिक शॉप में आता है। यहाँ हमें पता चलता है रतन ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी है। अतिन ने इसे अपने प्रमोशन की खबर सुनाई और सेलिब्रेशन के लिए क्लब चलने को कहने लगा। वैसे सुभाष बिजी होता है पर वो चलने को मान जाता है। अतिन नए आइटम्स को देखने लगा। तभी से उस देवी की मूर्ति दिखी। ये उसे देखने लगा और सुभाष से पूछा ये कौन सी देवी है, पर इसे भी पता नहीं था। देवी के हाथ में वीणा और खोपड़ी थी जो एक अजीब कॉम्बिनेशन था। ऐसा आज से पहले इसने कभी नहीं देखा था। सुभाष को लग रहा था ये तिब्बत की कोई देवी होगी। दरअसल एक पुरानी हवेली खाली हुई थी। हवेली 600 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। परिवार में सबकी मृत्यु हो गई थी। बस एक लड़की बची थी, वो भी हमेशा के लिए अमेरिका जा रही थी। इसलिए सब कुछ सस्ते में सुभाष को बेचा जा रहा था। तभी एक पुजारी इस मूर्ति को ले आया। वो मूर्ति को फ्री में दे रहा था। सुभाष इसे ले लेता है। इस आदमी ने कहा इन पुराने हवेलियों के पीछे कई राज होते हैं। इतनी महंगी मूर्ति आपको फ्री में दे दी, जरूर कुछ बात होगी। आपको मूर्ति नहीं लेनी चाहिए थी। खैर अतिन को मूर्ति पसंद आई थी। वो इसे खरीदना चाहता था। इसे सुभाष इसे मूर्ति फ्री में दे देता है। वैसे भी उसे फ्री में ही मिली थी। अतिन मूर्ति को ले लेता है। फ्री क्लब में एंजॉय करने आ गए। एक लड़की अतिन को लाइन मार रही थी। सुभाष ने इसे शादी करने को बोला, पर इसे शादी में इंटरेस्ट नहीं था। ये लड़की के पास आके डांस करने लगा। तभी इसे हेलुसिनेशन होने लगा। पूरा क्लब खाली था और इसे कोई पुकार रहा था। देवी कह रही थी मुझे भूख लगी है, खाना दे। तभी लड़की ने इसे होश में लाया। खैर जब घर जा रहा था तभी पिछली सीट पे इसे कोई बैठा दिखा। ये बहुत डर गया। इसे लगा शराब के कारण ऐसा हो रहा होगा। अतिन घर आ गया। तभी हमें पता चलता है अतिन के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। तब इसे अपनी मॉम की ही आत्मा दिखी थी। इसने स्टैचू टेबल पर रख दी। फिर गौर से इसे देखने लगा। ये मूर्ति की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। अतिन के साथ पुष्पा दीदी रहती थी। ये इसकी दूर की दीदी थी। यही अतिन की देखभाल करती थी। अतिन ने इन्हें देवी की मूर्ति दिखाई। अतिन की मॉम ने पुष्पा दीदी को इसकी देखभाल करने को कहा था, इसलिए वो इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। रात को जब ये सो रहा था तो देवी सामने आ गई। वो इससे खाना मांग रही थी। देवी को भूख लगी थी। तभी इसकी आंख खुल गई। ये पानी पीने जाने लगा पर वो खून बन गया। ये बहुत डर गया। तभी इसे अपनी मॉम की आत्मा दिखने लगी। मॉम भी खाना मांग रही थी और कहा देवी को खाना दे तभी मैं खा पाऊंगी, बहुत भूख लगी है। पर यह सब सपना था, लेकिन सही में जग और ग्लास गिरा पड़ा था जो इसने सपने में गिराई थी। तभी इसे किसी की फुटप्रिंट्स दिखे जो एक एक कर मिट रहे थे। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गई और सेकंड शुरू हुई। पुष्पा दीदी इसे उठाती है। सुबह हो गई थी। जग और ग्लास नीचे गिरा पड़ा था। ये कंफ्यूज हो गया। इसने सपना देखा था या सच में ये सब घटा था। जब ये नहा रहा होता है तो किसी ने इसे टच किया, पर यहाँ कोई नहीं था। ये अपने माता पिता की तस्वीर पर हार चढ़ाता है, उन्हें याद करता है। इसके बाद मूर्ति को भी पूजा स्थल में रख दिया। फिर फूल भी चढ़ा दिए, पर देवी ने उसे स्वीकार नहीं किया। फूल नीचे गिर गए। घर में पुष्पा दीदी के भैया आए थे। इनका नाम भावेश था। भावेश ने इसे शादी करने को कहा। पुष्पा दीदी भी यही चाहती थी। अतिन ने अंकल को देवी की प्राचीन मूर्ति दिखाई। देवी के हाथ में वीणा और खोपड़ी देख इन्होंने कहा यह किसी तांत्रिक देवी की मूर्ति है। अतिन बोला मुझे ये हिंदू धर्म की पूज्य देवियों में से नहीं लगती। अंकल ने कहा तंत्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, बौद्ध धर्म में भी है, जिसे वज्रयाना बुद्धिज्म कहते हैं। तुम्हारे दादाजी को इन सब के बारे में ज्यादा पता था।
मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। ये मूर्ति तिब्बत की लगती है। इसका ताल्लुक वज्रयाना बौद्ध धर्म से ही होगा। ये 700 से 800 साल पुरानी मूर्ति होगी। तुम देवी को फूल क्यों चढ़ा रहे हो? आजकल के लड़के लड़कियों की यही दिक्कत है, रीति रिवाज कुछ माना नहीं चाहते। हर एक देवी देवता उनके साधना का एक नियम होता है। अगर इसमें कुछ गलती करोगे तो तुम्हारे ही ऊपर विपत्ति आ जाएगी। तुम ऐसे फूल नहीं चढ़ा सकते। मैं आते टाइम पुजारी को साथ ले आऊंगा, वो तुम्हें पूजा के नियम बता देंगे। अंकल को दिल्ली में फ्लाइट पकड़नी थी, वो चले जाते हैं तो ये फूल वापस गिर जाता है। यानी अतिन ने देवी की पूजा में गलती कर दी है, वो भी तांत्रिक देवी की। अब क्या होने वाला है वो आगे ही पता चलेगा। ऑफिस में आके अतिन को पता चलता है इसके प्रमोशन की खबर लीक हो गई है। सबको पता चल गया था। ये जब वॉशरूम में था तो एक आत्मा इसके पास से होके गुजरी, जिसका एहसास इसे हो गया। यहाँ वो फुटप्रिंट्स भी आ गए। तभी एक एक कर वो मिटने लगे। जब ये खाना खा रहा था तो इसे देवी की आवाज आने लगी। वो खाना मांग रही थी। पूरे दिन इसके दिमाग में यही चलता रहा। अतिन खाने के टेबल से उठ गया और सेब काटा, फिर देवी को भोग लगाया और अगरबत्ती जलाई। इसके बाद अपना खाना खाया। ये देख पुष्पा हैरान रह गई। ये जब सो रहा था तो देवी ने इसे उठाया। ये देवी के पास आ गया। देवी ने कहा, तू मुझे लाया है तो अब खाना दे। मुझे देखकर समझ नहीं आ रहा तुझे? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे। देवी इसके सर पे हाथ फेरती है। तभी इसकी नींद खुल गई और ये देवी की मूर्ति के पास आया। इसे कुछ हो गया था। ये अब पहला वाला अतिन नहीं रहा। ये बिना खाए ऑफिस चला गया। फिर ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले देवी को भोग लगाया, फिर उन्हें हार पहनाया और अगरबत्ती जलाई। ये हिप्नोटाइज सा हो गया था। सुबह ऑफिस चला गया, फिर आने के बाद देवी को भोग लगाया। अतिन गुमसुम सा हो गया था। पुष्पा दीदी से भी बातें नहीं करता था। पुष्पा ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ में पता चलता है अतिन के माँ के गुजरे 5 साल हो गए हैं। पुष्पा इसे सिंपैथी देने लगी। देवी ने देख रही थी। आधी रात को पुष्पा की आंख खुल गई। घंटी बजने की तेज आवाज आ रही थी। इसने देखा देवी की मूर्ति यहाँ नहीं है। आवाज ऊपर से आ रही थी। ये ऊपर वाले रूम में आ गई। अतिन मानो हिप्नोटाइज सा हो गया था। वो नॉन स्टॉप घंटी बजाया जा रहा था। पुष्पा बहुत डर गई। एक आत्मा पुष्पा के पीछे हंस रही थी। यही सेकंड एपिसोड खत्म हो गई। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं भावेश अंकल आए हैं। वो पंडित जी को साथ लाए थे। पुष्पा ने कहा, अतिन बहुत बदल गया है। ये अतिन को देख शौक रह गए। अतिन ने कहा, आओ देवी के दर्शन करो। देवी मेरे सपने में आती है, मुझसे बातें करती है। पंडित जी ने कहा, ऐसे बिना नियम के पूजा करोगे तो विपत्ति आ सकती है। इस मूर्ति को मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सी देवी है। मुझे भी नहीं पता, इनके मंत्र तक हमें नहीं पता। ऐसे किसी देवी की पूजा करने से वो नाराज हो सकती है। अतिन ने कहा, देवी तो माँ होती है, भला माँ अपने बच्चे पे कैसे गुस्सा कर सकती है? ये इसे इस अनजान देवी की पूजा करने से मना करते हैं। इससे अतिन गुस्सा हो गया और कहा, देवी मेरे सपने में आती है, मेरा भला चाहती है, मेरी सेवा चाहती है, मेरे सर पे हाथ फेरती है, वो मुझसे प्यार करती है। ये पंडित जी को कस के पकड़ लेता है। ये लोग इसे छुड़ाते हैं और यहाँ से चले गए। सेल्स की एनुअल मीटिंग के दौरान इसे स्टेज पे बुलाया जाता है, पर ये खोया हुआ था और चुपचाप अवार्ड लेके वापस स्टेज से उतर गया। सब इसके इस बर्ताव से शौक हुए। इसके दोस्तों को लग रहा था ये पागल हो गया है। पुष्पा जब घर में अकेली थी तो देवी के रूम में जाना चाहा, पर फिर रुक गई और भावेश अंकल को फोन किया। इन्होंने उन्हें कुछ करने को बोला, नहीं तो ये धीरे धीरे पागल हो जाएगा। तभी इनके पीछे किसी की आत्मा गुजरी। पुष्पा देवी की मूर्ति को फसाद का जड़ समझ रही थी। वो मूर्ति को फेंक देना चाहती थी। अंकल ने ऐसा सोचने से ही मना किया। देवी देवता के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अतिन पार्टी में दारू नहीं पीता, इसका तो शौक रह जाता है। अतिन को जल्दी घर जाना था, देवी की पूजा करनी थी। वो लेट हो रहा था। इसका दोस्त खाना पैक करवा देता है। अभी जब घर जा रहा था तो गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। एक्सीडेंट होते होते बचा। अतिन इस पे बहुत गुस्सा करता है। औरत खाना मांग रही थी। वो कल से भूखी थी। अतिन इसे खाना दे देता है और पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? इसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पति भी गुजर गए, मुझे अपने साथ ले चलो, डर लग रहा है। ये इसके पैर पकड़ लेती है। इससे ये मान गया और इसे घर ले आया। पुष्पा ऐसे रास्ते से उठा के अनजान औरत को ले आने से गुस्सा करती है। तुम इसे थाने भी तो ले जा सकते थे। इसने कहा, पूजा के लिए देर हो रही है, कल बात करते हैं। पुष्पा ने इसे ऊपर वाला कमरा दे दिया। लेडी का नाम डामरी था। पुष्पा को लगा ये चोर है। उसने इसे वार्न किया और अतिन पर डोरे डालने से मना किया। अतिन नहा धोआ के देवी के पास आया और उनकी पूजा में लग गया। डामरी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसमें अलग ही सा एक एटीट्यूड था। पुष्पा इसे खाना देने आई, वहीं ये देवी को भोग लगा रहा था। डामरी को देख ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मकसद से यहाँ आई हो। इसने अतिन को कहा था, मैं कल से भूखी हूँ, और अब खाना इसके सामने था पर ये खा नहीं रही थी। खैर आधी रात को पुष्पा की आंख खुल गई क्योंकि लाइट चली गई थी। इसने कैंडल जलाया पर वो तुरंत
तुरंत बुझ गई। दूसरी बार जलाने गई तो माचिस ही खाली हो गई। इसने दूसरी माचिस निकाली, फिर इसे जलाया, तभी सामने एक डरावनी औरत आ गई और इसी के साथ थर्ड एपिसोड खत्म हो गई। फोर्थ एपिसोड में हमें पता चला पुष्पा घर से गायब हो गई है। इन्होंने पुलिस बुला ली थी। पुष्पा 10-15 सालों से यहाँ रहती थी, अचानक बिना बताए कहाँ चली गई। पुलिस वाले ने पूछा ये औरत कौन है। पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगे। इसने देवी के कमरे में जाने से इन्हें रोक दिया। पुलिस वाले ने कहा शायद वो कहीं चली गई होगी, अगर 2-4 दिन में वापस नहीं आई तो हम सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। एक ऑफिसर ने देखा पुष्पा की दोनों जोड़ी चप्पल घर में ही पड़े हैं। खाली पांव वो लोग भागते हैं जिन्हें डर के मारे चप्पल पहना याद ही नहीं रहता। अतिन पुष्पा दीदी को मिस करता है। डामरी ने इसे खाना खाने को कहा। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था, पर अतिन ने मना किया। पर डामरी ने दूसरी बार कहा। डामरी की बातें इस पे हावी हो रही थी, मानो कोई जादू सा हो रहा था। ये खाना खाने बैठ गया, तभी डामरी ने याद दिलाया आपने तो देवी को भोग ही नहीं लगाया। इससे अतिन खुद को मानने लगा कि कैसे मैं देवी को बिना भोग लगाए खाना खाने बैठ सकता हूँ। डामरी ने इसे नहाने को बोला, भोग मैं बनाऊंगी। ये नहाने चला गया, ये भोग बनाने लगी। अतिन जब नहा धोआ के आया तो ये ऑलरेडी भोग लेके खड़ी थी। अतिन को इसके आंखों में देख के कुछ होने लगा। इसने देवी को भोग लगाया और पूजा करी, फिर खाना खाने बैठा। पर खाने में से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि इसे ही उल्टी आ गई, पर इसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। उसने इसे कुछ नहीं कहा और सोने चला गया। आधी रात को इसे आवाजें आने लगी। ये जाग गया। देवी के कमरे में लाल रोशनी जल रही थी, पायल की आवाजें आ रही थी। ये अंदर आ गया तो देखा देवी ने भोग ग्रहण कर लिया है। सारा खाना खत्म हो गया था। ये बहुत ज्यादा खुश हो गया और डामरी को बुलाने लगा और इसे दिखाया देवी ने कृपया करके भोग ग्रहण कर लिया है। दोनों देवी की आराधना करने लगे। इसने अतिन को टीका लगाया और चेहरे पे हाथ फेरने लगी। खैर सुबह ये बहुत खुश था। डामरी ने खाना लगाया। खाना पूरा सड़ा हुआ था, तेज बदबू आ रही थी, पर इसका दिमाग भ्रष्ट हो गया था। ये उसे खाने लगता है। फिर ऑफिस से आने के बाद पूजा करता है। सड़ा खाना ठूस ठूस के अपने मुंह के अंदर डालता है। ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। रात में ये शमशान आया करता था। पुलिस वालों ने पुष्पा को हर जगह ढूंढा था, उनके गांव के घर में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम, मेंटल असाइलम, हर जगह, पर वो नहीं मिली। अतिन ने कहा हमारे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, देवी चाहेगी तभी वो मिलेंगी। पुलिस वाले ने केस बंद कर दिया। अतिन को शमशान आने की आदत लग गई थी। वो जोर जोर से देवी को पुकारता था। रात को भावेश अंकल अतिन के घर आ गए। तेज घंटी बजने की आवाज आ रही थी, मंत्रों की भी आवाजें आ रही थी। भावेश अंकल दिल को मजबूत करके ऊपर आए और भाई साहब ये तांडव कर रहा था, पूरा पागल हो चुका था। यही फोर्थ एपिसोड खत्म हो गई। प्लीज हमारे चैनल फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी ही सीरीज लाते रहें। फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं इसने अंकल की गिरबान पकड़ ली है और कहता है बुलाओ अपने पंडित को ताकि वो देख के जाए देवी ने उसका भोग ग्रहण किया है। डामरी के खाने में जादू है, उसके आने से सब कुछ बदल गया। अंकल डामरी को देख के डर जाते हैं। खैर अंकल सुभाष के एंटिक शॉप में आ गए और पूछा तुम्हारे पास वो मूर्ति कितने दिनों तक थी। इसने कहा 2 दिन। अंकल ने इसे अतिन के हालत के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुभाष ने भी कहा मेरे नौकर को भी कुछ हो गया था, वो मूर्ति की ओर देख देवी देवी कह रहा था, बहुत डरा हुआ था। अंकल ने कहा मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हें ये मूर्ति मिली थी। अतिन के दोस्त समझ गए थे ये पूरा पागल हो गया है। इसके खाने से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि कोई सह नहीं पा रहा था। इसे भी उल्टी आ गई। बॉस ने इसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी। उन्हें लगा इसकी तबीयत खराब है, पर ये छुट्टी नहीं चाहता था। इसने कहा मैं ठीक हूँ, पर बॉस ने 1 वीक की छुट्टी दे दी। इधर ये लोग उस पुजारी के पास आ गए। अतिन शमशान से निकलने के बाद दुकान पे खाना खाने आ गया। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जो भूखा था। वो इससे खाना मांगने लगा। अतिन ने इसे एक रोटी दे दी। इस आदमी का नाम कृष्णानंद था। ये एक टीचर थे। इन्होंने पूजा पाठ के बारे में 2-4 किताबें भी लिखी हुई थी। इन्हें तंत्र मंत्र के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए इन्हें पता चल गया ये मुसीबत में है, बुरी शक्ति के प्रकोप में है। इन्होंने इसे एक लॉकेट पहना दी। इसे तंत्र मंत्र से बनाया गया था और कहा जब लॉकेट का काम पूरा हो जाएगा तो ये खुद चल के मेरे पास आ जाएगा। आदमी चला जाता है। अंकल ने पुजारी को अतिन के हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। पुजारी बोले ये सब मेरी ही गलती है। जिसकी वो पूजा कर रहा है वो कोई साधारण देवी नहीं है, 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। देवी मातंगी है वो। कल अमावस है, कल अतिन के जीवन की आखिरी रात होगी। अतिन घर आके देखता है घर की हालत खराब है। इसने डामरी को सफाई के लिए बोला। डामरी ने कहा मेरी तबीयत खराब है, आप माँ को भोग दे के सो जाइए। इस लॉकेट को पहनने से इसकी भ्रष्ट बुद्धि वापस आ गई थी। इसने पुलिस को फोन करके पूछा पुष्पा दीदी के केस का क्या हुआ। उन्होंने कहा आपने ही तो केस बंद करवा दिया था, कोई इसे देख रहा था। खैर इसने अपने फ्रेंड अजीत
अजीत को कह के पुष्पा दीदी के लापता होने की खबर न्यूज में डलवा दी। रात में कुछ आत्माएं इसके पास आ रही थी, इसे भी एहसास हो गया था, पर पीछे घूमने पर इसे कोई नहीं दिखता। सुबह ये डामरी के कमरे में आता है, पर वो कमरे में नहीं थी। छत में डामरी ने पूजा पाठ किया हुआ था, कुछ छोटे छोटे जानवरों की बलि दी गई थी। ये डामरी को पुकारने लगा और पूछा, छत का ये क्या हाल बना रखा है। तभी से एक झलक में डामरी ऐसी दिखने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है डामरी इंसान नहीं है बल्कि पिशाचनी है, पर अतिन ये समझ नहीं पाता। डामरी बोली, देवी ने आज भोग ग्रहण नहीं किया, शायद खाने में ही कोई दोष होगा। आज अमावस है, मैं देवी को आज महाभोग चढ़ाऊंगी, वो उसे जरूर ग्रहण करेंगी। आज रात आप थोड़ा लेट आइएगा, साथ में हम भोग चढ़ाएंगे। यही 5th एपिसोड खत्म हो गई, अब बस लास्ट एपिसोड बचा है। सो प्लीज कमेंट में हाइप पॉइंट दे के हमें सपोर्ट करिए। 6th एपिसोड में पुजारी इस मूर्ति की कहानी सुना रहे होते हैं। दरअसल तिब्बत के सम्राट जांगयान सिकत्से के राजा तेनसिंग को युद्ध में हरा नहीं पा रहे थे। तेनसिंग की एक बेटी थी, जांगयान ने उसकी बेटी को मारने का सोचा ताकि तेनसिंग कमजोर पड़ जाए और ये जीत जाए। इसके जासूस उसकी बेटी के खाने में जहर मिला देते हैं, पर एक विश्व वैद्य उसकी बेटी का इलाज कर उसे ठीक कर देते हैं। इसलिए अब जी जान से युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर जांगयान को इस विश्व वैद्य के बारे में कुछ पता नहीं था। तेनसिंग इस वैद्य की मदद से जांगयान सहित उसकी पूरी फैमिली को मरवा डालता है, बस एक रात में। वो वैद्य इस हवेली के परिवार का लड़का था, उसका नाम तांत्रिक सहस्रायण था। पिछले 600 साल से हम इस हवेली के परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी हैं। 16वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज पहली बार इस घर में आए थे, तब विशेश्वर चक्रवर्ती जमींदार थे। उनके भाई सहस्रायण एक तांत्रिक थे। जब सहस्रायण 30 साल के थे तो वो तोराई के एक सिद्ध पुरुष के पास दीक्षा लेने चले गए। उनसे 10 साल सीखने के बाद वो तिब्बत चले गए। वहां जाके वो एक तांत्रिक गुरु के साथ वज्रयाना तंत्रा में शामिल हो गए। इसी गुरु के आदेश पर सहस्रायण ने राजा तेनसिंग की बेटी को ठीक किया था। जांगयान को मारने के लिए उन्हें एक कुशल मूर्ति की जरूरत थी। इससे राजा तेनसिंग ने अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार को दरबार में बुलाया। फिर सहस्रायण ने जैसा बोला मूर्तिकार ने वैसे उसे बनाया। इसी मूर्ति की बदौलत एक रात में सम्राट जांगयान और उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया गया। सहस्रायण जानते थे अगर ये मूर्ति किसी बुरे तांत्रिक के हाथ लग गई तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए वो मूर्ति को लेकर वापस बंगाल आ गए और मूर्ति को संभाल कर रखा, जिससे 600 साल सब नॉर्मल रहा। सहस्रायण ने कहा था अगर कभी चक्रवर्ती परिवार इस हवेली को छोड़कर चला जाए तो इस मूर्ति को किसी और के हवाले कर दिया जाए, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। इसलिए मैंने तब मूर्ति को दे दी थी। अतिन को कोई चमत्कारी पुरुष ही इस समस्या से निकाल सकता है। इस लॉकेट की वजह से अतिन पूरी तरह ठीक हो चुका था, वो पहले जैसा हो गया था। घर आते वक्त इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, ये कैब से घर पहुंचता है तभी लाइट चली गई और भावेश अंकल भी आ गए। अंकल ने कहा तुम्हारे सर पे बड़ा खतरा है, डामरी इंसान नहीं पिशाचनी है। पुजारी ने कहा था देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप है, देवी मातंगी। कहा जाता है कि ये चांडाल राजा मातंगी कन्या है। इस देवी की पूजा का नियम बहुत कठिन है। देवी को चांडाली रूप में पूजा जाता है। सारी अपवित्र और त्यागी गई चीजों की अधिष्ठाधारी देवी मातंगी है। अतिन ने उनकी पूजा में कोई गलती करी है। देवी का क्रोध बहुत भयानक है। पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, सोचने समझने की चेतना नहीं रहती, मरने की इच्छा होती है, अकेलापन में इंसान डूबता जाता है। फिर एक पिशाचनी पीछे पड़ती है जो इंसान का रूप लेके आती है। जहाँ वो रहती है वहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। पुष्पा को इसी ने मारा था। खैर अमावस की रात वो देवी के आदेश से उस इंसान की बलि चढ़ाएगी। ये सब सुन अतिन डर जाता है। ये पिशाचनी इसे प्रेत का सड़ा हुआ खाना खिलाती थी। अतिन अंदर जाने से डर रहा था। अंकल ने कहा उसका सामना करना होगा, वो ऐसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये दोनों अंदर आ गए और ऊपर जाने लगे। कुर्सी टेबल सब हवा में तैर रहा था। पिशाचनी ने पुष्पा की बलि दे दी थी। फिर इनके पास आके हंसने लगी और अंकल को दूर फेंका। फिर इसका गला दबाने लगी, पर इस लॉकेट के वजह से इसे दूर भागना पड़ा। ये अब अतिन को हेलुसिनेट करने लगी और लॉकेट फेंकने को कहा। ये इसके वश में आ गया और लॉकेट फेंक दी। फिर इसने इसकी गर्दन पकड़ ली और मारने लगी। तभी से याद आया लॉकेट गले में नहीं है, वो साइड में पड़ी थी। इसने जोर लगा के उसे उठाया और इसके माथे पर रख दिया। इससे पिशाचनी का विनाश हो गया, इनकी जान बच गई। इसके बाद अतिन इस मूर्ति को नदी में अर्पित कर देता है। फिर हम देखते हैं दो लड़के शराब पी रहे हैं। एक लड़का टॉयलेट के लिए इस तरफ आ गया, तभी देवी यहाँ आ गई और खाना मांगने लगी और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो गई। तो कैसी लगी आपको इसकी कहानी? ये सीरीज आई थी 2025 में। इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में हाइप पॉइंट दे के हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय।